सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो ये जो फुटेज आप देख रहे हो, दिस इज बेसिकली वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड विद दिस। ठीक है, इसको जैसा न्यूज़ है, बट ये टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा। न्यूज़ कुछ और है, इन द सेंस हेडलाइंस है, तो हेडलाइंस क्या है वो तो वी विल अंडरस्टैंड। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द दिस कंसेप्ट ऑफ TEDBF। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी कॉमन टर्म है, यूज़ करेंगे। तो देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर है, एडिटोरियल में आर्टिकल है, ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स है। तो यहाँ पे भी अब इथिक्स का इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सोसिएशनल पॉलिटिकल सिस्टम मलेशिया के कंटेक्स्ट में, इस पर मेंस का प्रश्न भी मैंने आपको बनाया है। ठीक है, वॉइस डीप फेक के बारे में है, NCST है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, और इंडिया का ग्रोइंग एनर्जी नीड है, वो एनवायरनमेंट का टॉपिक है। आखिरी में मेंस का जो टॉपिक का मेंस का जो क्वेश्चन है, दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। मेंस का क्वेश्चन जैसे मैं आपको प्रोवाइड भी करता हूँ। सो TEDBF जैसे अगर आप ये देखोगे ना, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट एज वेल। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो, मेंस का प्रश्न देखो, आप ये प्रश्न देखो, कंसोसिएशनल पॉलिटिकल सिस्टम इज अ वे फॉरवर्ड फॉर मल्टीकल्चरल सोसाइटी, क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको। ठीक है, तो ये हिंदी में भी इसका पूरा ट्रांसलेशन है, ये आपको लिखना है। यू हैव टू राइट डाउन विद इन 150 वर्ड्स। सो ये 150 शब्दों में, 150 वर्ड्स में यू हैव टू राइट इट डाउन। और बहुत बढ़िया प्रश्न है, आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मलेशिया की जो डेमोक्रेसी, उसके कंटेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अन अकेडमी से जुड़ने की। अभी 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन में 4 मंथ्स फ्री हैं। तो आप देखो, अगर 23 की तैयारी कर रहे हो, 24 की तैयारी कर रहे हो, 25 की तैयारी कर रहे हो, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं अन अकेडमी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप एजुकेटर्स के बैच कोर्सेज भी रहते हैं। और जब आप जुड़ते हो, तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअल कोर्सेज रहते हैं। यहाँ पे जब आप जुड़ते हो 12 महीने प्लस 4 मंथ्स के लिए, तो आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हो, वो भी लाइव। अगर क्लासेस मिस होती है तो रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। तो अभी देखो, प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम भी है, 3 मंथ का क्रैश कोर्स भी है, 9 फेब से शुरू हो रहा है। 23 की तैयारी करो तो इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। देखो, इसमें 24,000 के आसपास आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्रीलिम्स बुकलेट है, उसमें अलग से क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स पूरा 1.5 साल का ऑलमोस्ट कवर्ड है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज सब कुछ है। मेरे द्वारा भी देखो ये कोर्स लेकर आया जा रहा है। साइंस टेक का कोर्स अभी 17 तारीख से शुरू हो जाएगा, एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स, IR का कोर्स और एग्रीकल्चर, ये कोर्स मैं प्रीलिम्स के लिए लेकर आ रहा हूँ। आज मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, आई विल शो यू इन द एंड। ठीक है, कि अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो तो इन कोर्सेज को प्लीज मिस मत करना, क्योंकि 50+ प्रश्न इसमें से रहेंगे, 50+ प्रश्न इन एरिया से आते हैं। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा विद इन 1 मिनट शो कर दूंगा लास्ट में। यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से प्रश्न आपके फ्रेम होते हैं और कैसे सेशन से आते हैं। ये जो न्यूज़पेपर है, वो उसको करने का एक तरीका होता है, और कैसे प्रश्न आपके लिए फ्रेम होते हैं, दैट वी विल डिस्कस। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एडोलेसेंट इंडिया। अब देखो, इन्होंने बहुत अपना अपना ओपिनियन दिया है। अब इसमें हम जो क्या लिख सकते हैं, उसमें मैंने 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो जिस पर कंटिन्यूस बेसिस में डिबेट चलती रहती है। वी कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोग सोचते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बहुत अच्छा एक ये टॉपिक भी फ्रेम आपका होता है। एंड इवन हमारा संविधान भी हमें राइट प्रोवाइड करता है, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स वी ऑल्सो कॉल इट एज अ फंडामेंटल राइट, जो हमें आर्टिकल 19 के अंदर भी प्रोवाइडेड है। बट देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, वी ऑलवेज से कि वी हैव सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, एंड द रिस्ट्रिक्शन इज रिलेटेड विद द सोवेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड द पब्लिक ऑर्डर। ऐसा कुछ ना कह दें कि जिससे पब्लिक ऑर्डर खराब हो या सोवेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है उसको हम चैलेंज करें। सो दैट वी हैव टू सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें कुछ इन्होंने जैसे कुछ जब आप लिखते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट में, भी नहीं और राइटिंग सर्टेन थिंग्स, तो कुछ बातें मेंशन करना। तो यहाँ पे देखो, द अल्टीमेट गुड डिजायर्ड इज बेटर रीच बाय द फ्री ट्रेड ऑफ आइडियाज, एंड द बेस्ट टेस्ट ऑफ ट्रूथ इज द पावर ऑफ थॉट टू गेट इटसेल्फ एक्सेप्टेड इन द कंपटीशन ऑफ द मार्केट। अब देखो, इसमें ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। अब ये ऐसी लैंग्वेज तो आप नहीं लिख पाओगे, लेकिन हाँ, इस आर्गुमेंट को यू कैन कैरी आउट व्हेन यू आर राइटिंग सर्टेन थिंग्स रिलेटेड विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट है उसको कैरी कर सकते हो। आर्गुमेंट क्या आपसे कह रहा है? आर्गुमेंट आपको कह रहा है दैट इज फ्री ट्रेड ऑफ आइडियाज। पहले के टाइम पे देर वॉज अ बिलीफ सिस्टम, एंड दैट बिलीफ सिस्टम स्टेटेड
वो बिलीफ सिस्टम आपको क्या कहता था, व्हाट इट यूज टू से, कि जैसे मतलब यूरोपियन देशों में ये बिलीफ सिस्टम चल रहा था कि आपके पास जो अर्थ है, अर्थ को इवन सन भी अर्थ के चक्कर लगाता, इट वाज द थिंकिंग। अब सपोज करो उसी विचार को लेके लोग चलते रहते, ऑल दो इंडियन सिविलाइजेशन में अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल सेंस में इट वाज एक्सेप्टेड वे बैक, है ना, कि जो सन है, सन के चारों तरफ अर्थ जो है रोटेट करती है, अर्थ की साइज क्या होती है, बट दैट इज अ डिफरेंट डिबेट, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। पॉइंट ये है कि इट वाज अ बिलीफ कि सन है, सन भी अर्थ के चक्कर लगाता है, ऐसा दे यूज टू बिलीव। और अभी हाल फिलहाल की बात है, राइट, 400-500 ईयर्स बिफोर दे यूज टू थिंक लाइक दैट। अब ऐसी इस स्थिति में व्हेन यू हैव अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, एंड व्हेन यू हैव अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, तो जो अलग अलग विचार चलते हैं, अब इसमें आपने कह दिया कि सिर्फ एक ही तरीके के विचार होंगे, तो जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका इवोल्यूशन, विदाउट द इवोल्यूशन ऑफ द थॉट प्रोसेस वी कैन नॉट सी द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल। मतलब सोसाइटी के इवोल्यूशन के लिए, सोसाइटी आगे बढ़े, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो थॉट प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस का भी इवोल्यूशन आपका होना चाहिए, दैट हैज टू बी देयर। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कि थॉट प्रोसेस कैसे इवॉल्व करेगा, दैट हैज़ टू बी लाइक थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहले राजा महाराजा होते थे, उनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो वो फिर नहीं अलाउ करते थे, बट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, एंड व्हेन वी से वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, अंडर दैट कंटेक्स्ट वी हैव टू सी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दैट हैज़ टू बी देयर, ऑल्दो वी हैव टू रेस्पेक्ट द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमें रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, सो वहाँ पे भी फिर कई प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं। तो दूसरा इन्होंने ये केस कोट किया, इसमें बहुत अच्छा आर्गुमेंट दिया गया है। एंड दैट आर्गुमेंट इज, जैसे क्या आर्गुमेंट है कि जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो क्या दैट जो संविधान के अंदर है, वेदर इट इज जस्ट लिमिटेड और इट इज लिंक्ड विद द स्टेट अथॉरिटीज, मतलब जो स्टेट, मतलब जो आपके सरकारी संस्थाएं हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या उसी के कंटेक्स्ट में है कि कोई स्टेट या फिर सरकारी तंत्र हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ना रोक सके? व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? अदर थिंग्स मतलब जैसे लोग हैं, कैन सम लाइक वी कैन से, क्या कोई लोग या ग्रुप ऑफ पीपल दे कैन स्टॉप आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वी हैव टू टेक दिस फंडामेंटल राइट्स बियॉन्ड द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज, उसके बियॉन्ड भी लेकर जाना, बट इट फॉर दिस सोसाइटी हैज टू बी वेरी मच मेच्योर्ड। अब दैट कैनॉट से कि जस्ट ये एजुकेशन से ही आ जाएगा, इट हैज़ टू बी लाइक एक सोशल कल्चर एक इस प्रकार का होना चाहिए, पॉलिटिकल कल्चर इस प्रकार का होना चाहिए कि जो डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस हैं, वो डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियंस को एक्सेप्ट किया जाए। बट यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि जो शब्द होते हैं when you are using these words, वो इस प्रकार से भी होने चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स, फेथ या उसका जो भी एक बिलीफ सिस्टम है, उसको अगर इट इज़ अलाउड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट इज़ रैशनल ऑल्सो, या है ना, तो वी शुड अलाउ, क्योंकि संविधान भी दे प्रोवाइड कि कोई भी अपने रिलीजन या जो भी उनके बिलीफ सिस्टम है, दे कैन प्रैक्टिस दैट, ऑल्दो देयर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बट हमें अपने शब्दों को भी इसी तरीके से इस्तेमाल करना है। वी हैव टू थिंक वेरी मच रैशनली, हमें भी अपने शब्दों का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो जो कुछ चीज़ें हैं वो अफेक्ट ना हो। इवन महात्मा गांधी, उन्होंने क्या कहा था कि विद फ्रीडम कम्स डिसिप्लिन। अगर आपके पास फ्रीडम बहुत आपको दी गई है तो उसके साथ डिसिप्लिन भी आता है, दैट डिसिप्लिन इफ यू विल रेस्पेक्ट, अगर वो डिसिप्लिन हम लोग समझते हैं, तो देन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो ये आपका राइट है, ये और अच्छे से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इट इज रिलेटेड विद द डायरेक्टिव प्रेजेंटेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज लिंक्ड विद द पैसिव यूथेनेशिया। जैसे मान लो ये पॉलिटिकल गवर्नेंस और इथिक्स के अंदर, दोनों के अंदर इस टॉपिक को हम लिंक कर सकते हैं। तो पैसिव यूथेनेशिया के ऊपर है। यूथेनेशिया का मतलब क्या होता है कि ये जो आप टर्म देख सकते हो ना, यूथेनेशिया, तो ये जो टर्म है, व्हेन यू यूजिंग दिस टर्म पैसिव यूथेनेशिया, सो ये जो पैसिव यूथेनेशिया है, यूथेनेशिया का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन है, अब वो बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, बहुत कॉस्टली हो रहा है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो चांस कि वो सर्वाइव कर सके, बस थोड़े से मेडिकल सपोर्ट के साथ रह रहे। तो अंडर दैट कंटेक्स्ट वेदर अलाउ करना चाहिए क्या, जैसे मान लो जो मेडिकल सपोर्ट अगर ले लिया जाए, बिकॉज बाय प्रोवाइडिंग दैट मेडिकल सपोर्ट जो पर्सन है, दैट पर्सन इज ऑल्सो सफरिंग, ऐसा, तो क्या वी शुड अलाउ द पैसिव यूथेनेशिया और नॉट? तो इसमें
कुछ ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा बातें बोली गई हैं, कुछ चीज़ें। तो इसमें पहली चीज़ तो एक तो जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव 2018 के अंदर था, उसको लीगल स्टेटस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे पेशेंट ऑटोनॉमी को जो है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि वो अपने लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं और एक डिग्निफाइड डेथ वो उन्हें मिले। और डॉक्टर लाइक उन्हें बाद में लाइक दे हैव ऑल्सो हाईलाइटेड कि कई प्रकार के इससे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे। रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसने डायरेक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया एंड उसे थोड़ा सिंपल बनाने का कोशिश किया कि जो एडवांस डायरेक्टिव है यहाँ पे, द एडवांस डायरेक्टिव नो मोर नीड्स टू बी काउंटर साइंड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मतलब जो एडवांस डायरेक्टिव है उसको आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट से साइन करने की जरूरत नहीं है, रादर नोटरी और गेस्टेड ऑफिसर के साथ वो अटेस्ट करके इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट इट इज़ इनफ या मतलब मजिस्ट्रेट की जगह जो नोटरी और ऑफिसर है वो सेटिस्फाइड है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं दैट कैन बी यूज्ड एंड एग्जीक्यूटेड वॉलंटरी, मतलब इनके द्वारा आपके साइन किए जा सकते हैं। तो ओरिजिनल गाइडलाइंस दैट द एग्जीक्यूटर शुड नेम अ गार्जियन और द क्लोज रिलेटिव हु वुड बी ऑथराइज्ड टू गिव कंसेंट टू रिफ्यूज और विड्रॉ मेडिकल ट्रीटमेंट इन द इवेंट ऑफ एग्जीक्यूटर बिकमिंग इनकेपेबल ऑफ डिसीजन। तो इस पे भी चेंज किया गया है। जैसे मान लो कि जो जिनका मेडिकल कंडीशन सही नहीं है तो किसी को नेम कर देंगे कि मेरा अगर पैसिव यूथनेशिया होता है तो फाइनल डिसीजन ये XYZ पर्सन का होगा। तो इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। अब इसमें यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है उन्हें उनको टास्क दिया गया है कि लाइक टास्क विथ इन्फॉर्मिंग फैमिली मेम्बर्स अबाउट द डॉक्यूमेंट इन केस दे आर नॉट प्रेजेंट। अगर वो प्रेजेंट नहीं है जब एग्जीक्यूट इस चीज़ को किया जा रहा है तो कोई भी पर्सन like now on the person themselves to hand over a copy of the advance directive to the guardians or close relative named in it। तो मतलब जो कॉपी है वो आपके जो भी उनके क्लोज रिलेटिव है, वो जो पर्सन है आपके जिनकी डेथ हो सकती है, तो वहाँ पे फैमिली फिजिशियन या जो रिलेटिव क्लोज रिलेटिव्स को दिया जा सकता है। एंड इसको भी आपका जो डेथ होगी दैट डेथ ऑल्सो हैज़ टू बी रिकॉर्डेड अंडर डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर भी रखा जाएगा। हॉस्पिटल एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड भी का गठन कर सकता है जहाँ पे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, द इंस्ट्रक्शंस ऑन रिफ्यूजल और विड्रॉल ऑफ द ट्रीटमेंट, कि क्या जो ट्रीटमेंट है उसको विड्रॉ करना चाहिए। मतलब ये डिसीजन अब फैमिली मेम्बर ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ कर दो, ऐसा नहीं। जो रिकमेंडेशन है दैट हैज़ टू बी कम फ्रॉम एक्सपर्टीज, जो कि आपके डॉक्टर्स होंगे तो उसका भी एक मेडिकल बोर्ड बनेगा। हॉस्पिटल शुड ऑल्सो फॉर्म ए सेकेंडरी बोर्ड जिसमें आपका डॉक्टर्स हैं नॉमिनेट किए जाएंगे डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, एंड विच विल हैव टू एंडोर्स द प्राइमरी बोर्ड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे एक सेकेंडरी बोर्ड है, तो ये जो सर्टिफिकेट है जो बना है इसको एंडोर्स करने का काम ये सेकेंडरी बोर्ड का आपका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें गाइडलाइंस आपकी हाईलाइट किए गए हैं। देर इज़ ऑल्सो एस्पेक्ट कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है नीड नॉट, मतलब अलग से अब सेकेंड मेडिकल बोर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो 2018 के जजमेंट के अंदर रखा गया था। एंड ये जो सेकेंड बोर्ड बनेगा वही स्क्रूटनी अपना कर सकता है, जैसे जो भी सर्टिफिकेट प्राइमरी मेडिकल बोर्ड है दैट हैज़ टू बी एंडोर्स्ड बाय द सेकेंडरी बोर्ड। ये कुछ पॉइंट्स, इसका मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। दूसरा ये भी हाईलाइट किया गया कि जो नई गाइडलाइंस हैं इट ऑल्सो स्पेल आउट द एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ दोज टू बी इंक्लूडेड इन द मेडिकल बोर्ड, कि किसको इंक्लूड करना चाहिए उस मेडिकल बोर्ड में, किसको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया है। एंड जो एक कंसेप्ट है लिविंग विल एंड एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स, इट इज़ टाइम पार्लियामेंट केम आउट विद अ कंप्रहेंसिव लॉ। तो देखो यहाँ पे 2018 में ऑनरेबल कोर्ट का एक डायरेक्टिव आया, अभी जो है उसको लीगल स्टेटस दिया गया, सर्टेन चेंजेस जो हैं वो आपके किए गए हैं। बट यहाँ पे एक और भी हाईलाइट किया गया है कि जो एक तरीके से एक पॉइंट और भी जो आपका हाईलाइट किया गया है दैट वी ऑल्सो फोकस ऑन, जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स हैं ये क्या है, सम हाउ इट ऑल्सो प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ अ लिविंग विल। लिविंग विल मतलब जो पर्सन है उसको एक ऑटोनॉमी भी मिले इवन इफ ही इज टेकिंग द डिसीजन रिलेटेड टू हिज डेथ। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, मान लो फ्यूचर के अंदर कोई और जजमेंट आ जाए, इट्स बेटर वी कम अप विथ अ लॉ, एक सेपरेट जो लॉ है पार्लियामेंट के द्वारा वो लेकर आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विथ मलेशिया, और यहीं से मेंस का प्रश्न भी मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब अब ये तो प्रश्न नहीं आपके लिए बनेगा कि मलेशिया में क्या चल रहा है, बट हाँ यहाँ पे एक कंसेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं, और ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन का आपका फ्रेम हो जाता है। सो मलेशिया ने क्या है आपका 15th जनरल इलेक्शन आपका हुआ है इन नवंबर 2022 में इलेक्शन आपका हुआ है। एंड
जो भी आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको ख़त्म करने के लिए, वॉलेटाइल पॉलिटिकल सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, जो मतलब स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ नहीं थी, तो 15th जनरल इलेक्शन आपका नवंबर 2022 के अंदर हुआ था, आपका हुआ है। और ये हंग पार्लियामेंट, मतलब किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिला। सो अगर मेजोरिटी नहीं मिला तो जो सरकार आपकी बनी है वो आपकी पॉलिटिकल कोलिजन के माध्यम से, जो कि सिंपल मेजोरिटी लेकर आए, मतलब अलग अलग जो ग्रुपिंग्स हैं उनका साथ में आके फिर सरकार, जैसे हमारे यहाँ पे भी वी यूज़ द टर्म कि कोलिजन की सरकार है। सो यूनिटी गवर्नमेंट लेड बाय पाकातन हरप्पन, द अलायंस ऑफ होप अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ मिस्टर अनवर इब्राहिम, ये इस समय है, मतलब ये जो पूरी की पूरी मेजोरिटी, मतलब पूरी का पूरा कोलिजन, इट इज़ हेडेड बाय मिस्टर अनवर एंड फर्दर बैक्ड अप किया जा रहा बरिसन नेशनल फ्रंट के द्वारा, लेड बाय यूनाइटेड मलाय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इतने नाम नहीं होंगे, बट यहाँ पे एक टर्म यूज्ड है जिसकी वजह से वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, और आज आपका मेंस का प्रश्न भी मैंने इसी पर बनाया है। तो मलेशिया एक मल्टी इथनिक, मल्टी रेशियल, मल्टी कल्चरल कंट्री है, मतलब डिफरेंट रेस के लोग, इथनिसिटी के लोग, डिफरेंट कल्चरल लोग हैं, इंडियंस भी हैं यहाँ पे, चाइनीज़ भी हैं, आपके देखने को है कई प्रकार के इंडिजिनस, मतलब कई जो है इंडिजिनस कम्युनिटीज़ भी हैं, मलाय मेजोरिटी है, मलाय जो पीपल है यहाँ मेजोरिटी में है। यहाँ पे कहा गया कि ये एक तरीका क्या है, कॉन्सोसिएशनल, ये एक है, ये एक तरीके से क्या है कि मलेशिया ने क्या अडॉप्ट किया है, दैट इज कॉन्सोसिएशनल। ये भी एक प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि फॉर्म हुआ है बाय द कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है उनके कोऑपरेशन से कॉन्सोसियस कंसोसिएशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है दैट हैज़ बीन फ्रेम्ड। एंड इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो इट मीन्स व्हाट कि इसमें क्या है कि अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे क्योंकि ये मल्टी कल्चरल है, मल्टी इथनिसिटी यहाँ पे है, सो अलग अलग जो ग्रुपिंग्स हैं दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म, जो भी आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो फॉर्म होगा, सरकार बनाएंगे। एंड 1957 से ये चीज़ें आपकी यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं। एंड दिस मल्टी इथनिक कोलिजन, जिसे अलायंस भी कहा जाता है, वहाँ पे काफ़ी आपका चलता है, और इसमें वी कैन से अलग अलग डिफरेंट सोशल ग्रुप, इथनिक ग्रुप्स भी हैं, मलेशियन चाइनीज़ एसोसिएशन, मलेशियन इंडियन कांग्रेस, मलाय मेजोरिटी, माइनॉरिटी इथनिक पॉलिटिकल पार्टी जो है MCA और MICA, इनके साथ मिलके देर इज़ दिस फॉर्मेशन ऑफ द अलायंस। सो कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी जो मॉडल है मलेशिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और 1969 के अंदर ये काफ़ी आपका 1969 तक सक्सेसफुल था। उसके बाद कुछ राइट्स हुए, जिसके बाद लाइक मलाय राइट्स पर ही फोकस किया गया, मतलब क्योंकि मलाय पीपल जो है उन्हीं का एक प्रकार से वी कैन से मेजोरिटी में है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो ये बैरिसन नेशनल है उसने जो रेशियल राइट्स हुए, तो फिर जो बैरिसन नेशनल है उसने एक प्रकार से मलाय राइट्स या मलाय पीपल को सामने रखा, वो कुछ समय तक जीते भी, बट अगेन डिफरेंट जो इथनिक ग्रुप्स हैं वो दोबारा से लाइक क्योंकि किसी को भी मेजोरिटी मिले तो फिर दोबारा से ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज साथ में आके, सोशल ग्रुप साथ में आके दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। तो दोबारा से जो 1969 तक रुक गया था वो दोबारा से दे आर कंटिन्यूइंग इट। This is the case because of the formation of the alliance or the coalition government. यहाँ पे मलाय डोमिनेंस, मलाय लैंग्वेज, इस्लाम, मलाय कल्चर इन द पब्लिक स्फीयर। सो कई प्रकार की जो डिफरेंट ग्रुपिंग्स हैं, जैसे अब जैसे इंडिया के अंदर भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो डिफरेंट अपने पॉलिटिकल सिनारियो को लेकर चलते हैं। इसी तरीके से मलेशिया के अंदर भी UMNO और ये आपका बैरिसन नेशनल है, इन्होंने भी प्रयास किया कि मलाय मेजोरिटी, जो मलाय पीपल जो मेजोरिटी में, क्योंकि उनको वोट मिलेगा तो फिर उनको भी फ़ायदा होगा, दे विल मूव फॉरवर्ड, उनको एडवांटेज रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वोट उन्हीं का है, सो दे विल हैव द एडवांटेज। तो इस पर तरीके से फोकस किया गया कि एक प्रकार से मतलब कोलिजन की ज़रूरत ना पड़े। बट अगेन जैसे नवंबर में जो इलेक्शन हुआ था उसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के एक अलायंस फॉर्म करके ही सरकार आपकी बन सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द डीफेक। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, मतलब हार्डली टेक्स लेस देन 1 सेकेंड, ठीक है। तो जल्दी से, अब इतने लोग आप सेशन देखते हैं तो एक बार लाइक बटन प्रेस करो, अपना अटेंडेंस जरूर से दो, कब सेशन आप अटेंड करते हैं ये भी आप जरूर से बताएं। तो यहाँ पे देखो ये जो टॉपिक है वॉइस डीफेक्ट्स, हाउ दे आर जनरेटेड, यूज्ड, मिसयूज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। अब ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है, मतलब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अपकमिंग चैलेंजेस पे आप इस चीज़ को हाईलाइट भी कर सकते हो। वॉइस डीफेक्ट्स, हाउ दे आर जनरेटेड,
यूज्ड, मिसयूज्ड एंड डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वॉइस डीफेक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो डीफेक शब्द का क्या मतलब, जैसे सपोज करो किसी की इमेज, किसी का वीडियो आप इस तरीके से बना दो कि आप जो रियल है और फेक है उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर सको। वॉइस डीफेक का एक कंसेप्ट आ रहा है, ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से आप ऐसी वॉइस क्रिएट कर सकते हो। सपोज जैसे किसी की वॉइस इजीली अवेलेबल, उस वॉइस को लेके आप कोई भी स्क्रिप्ट बुलवा दो उससे। अब देखो कोई अच्छी चीज़ बोलोगे तो कोई बात नहीं, बट कुछ भी बुलवा सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें कि बाद में उसको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो वॉइस डीफेक्स की अगर हम बात करें, ये रियल पर्सन की वॉइस को मिमिक कर देगा। मतलब मिमिक्री आर्टिस्ट जो है, आप ये मानो कि उनसे तो पता चल जाएगा कि मिमिक्री आर्टिस्ट है, बट हियर वी कैन से कि इवन जो वॉइस डीफेक्स है इट कैन क्लोजली मिमिक द रियल पर्सन वॉइस। जो रियल पर्सन वॉइस है उसको भी ये मिमिक आपका कर सकता है। दिस इज द पॉसिबिलिटी, दिस इज लाइक वी कैन से कि ये एक पॉसिबिलिटी है। सो दिस इज व्हाट वी कैन से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आपके फ्यूचर के अंदर देखने को ज़रूर से मिलेगा। ये बहुत बड़ा एक फ्यूचर के अंदर चैलेंज जो है वो देखने को मिलेगा। सो वॉइस कैन एक्यूरेटली रेप्लिकेट, इवन इवन कोई भी पर्सन की वॉइस को रेप्लिकेट इजीली कर सकता है। सो वॉइस डिफेक्ट्स की बात करें, सो इजीली जो पर्सन है देयर इज अ पॉज आई थिंक, जस्ट अ मिनट। सो व्हाट आर द थ्रेट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ द वॉइस डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स क्या है, किसी की भी आइडेंटिटी इलीगल एक्टिविटी किया जा सकता है। अब जैसे ये एक है कि कोई कंपनी के सीईओ है, उसकी वॉइस को लेके और डायरेक्शन दे दिया कितना पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो और कर दिया, इस टाइप से पॉसिबिलिटी है। अब उसके बाद लोगों की ऐसे ही पीपल की वॉइस को गैदर कर दिया किया जा सकता है एंड कुछ भी उसके खिलाफ क्योंकि वॉइस तो इजीली आज के समय में यूट्यूब में भी अवेलेबल है, हर जगह फ़ोन कॉल्स में अवेलेबल हो सकती है, और फिर उसको गैदर करके कोई भी जो स्क्रिप्ट है वो क्रिएट करके बनाया जा सकता है। इवन जैसे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो छोटे लोग को तो कौन करेगा, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी वॉइस को लेके कुछ भी डिफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है। इवन वॉइस फेक क्रिएट किया जा सकता है कि देखो ये इनसे बात करते हैं, इस तरीके से बात करते हैं। देर इज़ दिस पॉसिबिलिटी जो कि हमारे डेमोक्रेसी को भी बहुत बड़ा चैलेंज आगे के समय में करेगा। इवन जैसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की डीप फेक्स हैं, लेकिन जैसे इमेज ऑडियो वीडियो के लिए धीरे धीरे कुछ एल्गोरिदम डेवलप किए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट वॉइस डिफेक्ट्स। इसके लिए भी साइबर सिक्योरिटी टूल्स को डेवलप किया जा रहा है जिसके माध्यम से वॉइस डिफेक्ट्स को डिटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, एसटी कमीशन फंक्शनिंग विथ लेस देन 50% ऑफ इट्स अप्रूव्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन ऑफ एसटी है उसकी जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ जो भी स्ट्रेंथ है उससे 50% स्ट्रेंथ ही है अभी। तो ये पॉलिटी गवर्नेंस का एक अच्छा टॉपिक बनता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टैब्लिश किया गया था बाय अमेंडिंग आर्टिकल 338। तो पहले आपके पास नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी एक ही था, फिर आर्टिकल 338 को चेंज करके फिर एक आर्टिकल 338 ए इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड नाउ वी हैव अ नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड नेशनल कमीशन फॉर एसटी। दो कमीशंस जो हैं 2004 के अंदर फॉर्मेशन हुआ। अब इसमें नेशनल कमीशन फॉर एसटी में आपके पास चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ईच मेंबर्स हर मेंबर की 3 साल की आपकी टेन्योर भी है। चेयरमैन हैज़ बीन गिवन द रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग है जो चेयरपर्सन है। वाइस चेयरमैन जो चेयरपर्सन है उन्हें मिनिस्टर ऑफ स्टेट और अदर मेंबर्स की रैंकिंग आपकी मिली है। पहली नेशनल कमीशन फॉर एसटी वो 2004 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज अगेन रिलेटेड विथ अगर आप देखोगे नेवल एलसीए जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है लैंड्स ऑन विक्रांत, फर्स्ट एरोप्लेन टू टच डाउन। तो ये आपका नेवी का एलसी है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसने आईएनएस विक्रांत को टच किया। अब इसमें मैंने आपके लिए जो टॉपिक निकाला है, चलो ये तो हेडलाइंस है, वो ये है दैट इज TEDBF। तो ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म, बहुत फेमस शॉर्ट फॉर्म है, साइंस एंड टेक में अच्छा प्रश्न आपके बन सकता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, तो यहाँ पे TEDBF क्या है, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। ट्विन इंजन, पहले सिंगल इंजन था, ट्विन इंजन मतलब 2 इंजन है इसमें।
एंड ये इसके फीचर है ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट क्राफ्ट है आपका। एंड ये डेवलप आपका किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड विद बाय एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसीज। मैन्युफैक्चर आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। एंड ये कई प्रकार के मिशंस को परफॉर्म करना किया जा सकता है इसके द्वारा। एंटी शिप वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, बहुत सारे डिफरेंट जो वॉरफेयर्स हैं उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो TEDBF ये टर्म आपको याद रखना है। जैसे कई ऐसे शॉर्ट में भी टर्म होते हैं ना, वो न्यूज़ में होते हैं। सो वी नीड टू नो, क्योंकि ये फेमस है TEDBF क्या है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड ये क्या मिकॉय MiG-29K इसको रिप्लेस करेगा INS विक्रांत में, जैसा भी इसने पहली बार बोर्ड भी किया था। इस प्रोग्राम को 2020 में अनाउंस किया गया था। पहले जैसे HAL तेजस था तो सिंगल इंजन था, तो नेवी भी लगातार कह रही थी कि तेजस की जगह, क्योंकि सिंगल इंजन है, वी नीड अ डबल इंजन। तो अब ये आपका TEDBF के बारे में डिमांड भी किया गया था। एंड नाउ द स्टेप्स आर बीइंग टेकन। अभी इसने पहली बार लैंड भी आपका कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद द ग्रोइंग एनर्जी नीड। हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पर इस पर डिस्कशन भी कर रहे हैं। ये टॉपिक आपका एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। एंड एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है। एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी ट्रांजिशन, सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इस पर हमने चर्चा भी कर ली है। और इसमें बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी कुछ पॉइंट्स आपके रखे गए हैं, उसको देखते हैं एनर्जी डिमांड के ऊपर। तो ये GS पेपर 3 के अंदर एक अच्छा प्रश्न आपके लिए फ्रेम होगा। सो इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है वो इंक्रीज आपका हुआ है। एंड लाइक इट विल रीच 11% ऑफ द ग्लोबल डिमांड एज अगेन 5%। डिमांड फॉर एनर्जी इन द कंट्री हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली कंटिन्यूस बेसिस में। देखो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी, इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही है, एनर्जी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कि हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ प्रोसीड करें, मूव करें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस चीज़ पर जो है वो हाईलाइट किया है। सो एनर्जी सेक्टर एक मेजर रोल प्ले कर सकता है अगर देखा जाए। सो चाहे एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हो, लाइक वी आर मूविंग, जैसे हमने कई बार डिस्कस भी किया, कल भी परसों भी डिस्कस किया था, तो नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। तो ये एनर्जी ट्रांजिशन है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की भी आपकी बन जाती है। एंड क्योंकि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, तो जो डिमांड है दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और साथ में एनर्जी ट्रांजिशन है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, एनर्जी ट्रांजिशन है, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़ जाती है। अब इसमें हमने जैसे ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो यहाँ पे लगभग 1 लाख करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है। ऐसे ही डिफरेंट और भी, जैसे ग्रे हाइड्रोजन है जो कि नेचुरल गैस से क्रिएट आपका किया जा रहा है, उसके शेयर को भी इंक्रीज किया जा सकता है। एंड लाइक ग्रे हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन क्रिएट होता है बाय यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम नेचुरल गैस, मीथेन, इन सब का इस्तेमाल करके, एंड इसके शेयर को भी इंक्रीज थोड़ा किया जा सकता है। ऑल्दो वी विल फोकस मोर ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन के क्रिएशन में वी ओनली यूज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट इंडियन समाज के अंदर आपका किया जा रहा है। सो ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स शुड इंक्रीज देयर प्रेजेंस इन फॉसिल फ्यूल एक्सप्लोरेशन, ये भी किया गया, क्योंकि यहाँ पे वी आर नॉट सेइंग कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द रिन्यूएबल, हमें डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी पे फोकस करना। तो इवन जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल पे भी फोकस किया। तो कुछ ऐसे एरियाज है जिनको मार्क कर दिया जाता है नो गो जोन, मतलब वहाँ पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी, नेचुरल गैस, मीथेन, या फिर वी कैन से डिफरेंट फॉसिल फ्यूल की अपॉर्चुनिटी, बट बिकॉज ड्यू टू सर्टन रीजन्स वहाँ पे अलाउ नहीं है जाना, वहाँ पे जो एक्सेस है नहीं किया जा सकता। बट इस एरिया को भी रिड्यूस किया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एक्सप्लोरेशन आपका किया जा सके। सो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्यूल्स को इंक्रीज करना, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ये भी आपका फोकस किया गया है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, कई एरियाज में लगभग बिकॉज जो नो गो जोन है उसको भी रिड्यूस किया गया है। तो ऐसे रीजन्स जो एनर्जी एक्सप्लोरेशन के लिए हमने कहा कि इनएक्सेसिबल थे पहले, उस एरिया को रिड्यूस किया। सो ऑल दीज स्टेप्स आर बीन टेकन। फॉर एग्जांपल कि एनर्जी डिमांड आपकी बढ़ रही है, वी हैव टू गो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो एनर्जी की नीड है उसको सेटिस्फाई किया जाए, और एनर्जी नीड को मीट करने के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनती है। अब देखो एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, पहले तो ये मेंस का क्वेश्चन आप देख लो। कंसोसिएशनल पॉलिटिकल सिस्टम इज अ वे फॉरवर्ड फॉर मल्टीकल्चरल सोसाइटी, मलेशिया कंटेक्स्ट में क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, इसको सोच के लिखना 10 नंबर में। सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड करना। कल जो बेस्ट आंसर है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट में आपको डाल दूंगा। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी है, 8 प्रश्न मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस PIB डाउन टू अर्थ, उसमें देखना स्क्रीनशॉट भी है कहाँ कहाँ से प्रश्न है, तो वो देखना। इंग्लिश में है, ये हिंदी में भी अभी आएगा, 1-2 दिन के अंदर हिंदी में आना, कंप्लीट हिंदी में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है। दूसरा, आपका जो टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया है, उस पर मैंने NEF और
NAF, ये दो फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो आप लोग जरूर से गो थ्रू होना, मतलब क्या रीजंस हैं टर्की में कि जो इतना आपका वो प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन है, तो वो पूरा आई हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, तो आप लोग उसको गो थ्रू हो जाना। वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिले, उसको जरूर से देखना, उसमें ज्योग्राफी का बहुत प्रश्न बन सकता है, प्रश्न अच्छा बन सकता है उसमें, क्योंकि यूनिक लोकेशन है आपकी टर्की की बात करें तो उसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, तो गो थ्रू होना उसको जरूर से। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, ये 2022 के प्रीलिम्स के प्रश्न हैं, ठीक है। तो ये देखो सेशन से कितने प्रश्न हैं, ये आप देख लो, ये 18 अप्रैल 2022 का हिंदू सेशन है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये प्रश्न देख लो, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये देखो वेब 3.0, ये इस विद स्क्रीनशॉट और डेट में जल्दी जल्दी दिखा दूं जिससे आपको समय न लगे। 9 नवंबर 2021 का प्रश्न है, ठीक है। ये देखो, ये प्रश्न क्यूबिट के ऊपर है, क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट लिखा हुआ है, 6 दिसंबर 2020। यूट्यूब में जाना, क्योंकि पहले सेशन मेरा लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल पे होता था, तो 6 दिसंबर 2020 का ये सेशन है। तो यहाँ पे देखो क्यूबिट्स के बारे में, तो क्यूबिट्स है 6 दिसंबर का है। ये ऐसा आप ये देख लो, ये सारे जस्ट टू शो यू, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रश्न है। ये बायोफिल्म है, ये बायोफिल्म आपका देखो, ये 9 जनवरी 2022 का प्रश्न है ना। ये प्रोबायोटिक्स है, ये आप देख लो 14 जून 2020 का प्रश्न है। उसके अलावा ये देख लो, ये पूरा एक्सप्लेन्ड है, ये 13 फरवरी 2022 का प्रश्न है। विद स्क्रीनशॉट मेरे सेशन से हैं, ये जो सेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ नाम लिखा हुआ है, आप यूट्यूब में सर्च कर लो, ये सेशन भी आपको मिल जाएगा विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। BT सेल्स वाला देख लो, 29 और 28 नवंबर का सेशन है। उसके अलावा भी ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे देख लो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स, ये पूरा, तो ये स्क्रीनशॉट इस पर ये अलग से मैं आपको शो भी कर दूंगा। तो जस्ट टू हाईलाइट कि अगर आप 23 की तैयारी करो, 15 आउट ऑफ 14 क्वेश्चन इस सेशन में थे, और इसीलिए मैं आपके लिए कोर्स भी लेकर आ रहा हूँ, स्पेशली साइंस टेक का कोर्स, एनवायरमेंट इकोलॉजी आयर। ये ऐसे एरियाज हैं जिनमें 50+ प्रश्न आते हैं। इन एरियाज में इन सब्जेक्ट्स को अगर आप मिला लो तो बहुत ज़्यादा प्रश्न इनमें रहते हैं। ज्योग्राफी को भी अगर आप इंक्लूड कर लो, एडवांस डायनेमिक टॉपिक मैं 2 साल का कवर करूँगा। और 23 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल मत छोड़ना, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। समय बचाना अगर है, आप में से कई लोगों ने कहा भी सर करा दो, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम लॉन्चिंग दिस कोर्सेज। अनअकैडमी के अंदर आपको जुड़ना पड़ेगा, ये जरूर से है, बट समय पर आपको फोकस करना है। तो unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है। ये अभी मेगा ऑफर भी चल रहा है, तो 2-4 महीने भी आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा, 12 मंथ्स भी हैं। कोड यूज़ करो SPLIV और ज्वाइन कर लो, ठीक है। 17 फेब से पहला कोर्स शुरू हो जाएगा, और साइंस टेक का, ठीक है। तो ये अलग से भी कोर्सेस आपके चल रहे हैं, तो आप लोग देख लेना। सो ये है आज के लिए। सो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।